で、ぜひとも前向きにご検討いただければと思います。でマディアプラデシュはちょうどインドの中央に位置しているわけですので、インド全国アクセスしやすい場所に位置しているわけですので、ぜひともご検討いただければと思います。Thank you very much. I said the relationship with India and Japan is really good right at this moment, and we see a very sharp increase in Japanese investment in India. And as you said, Bridgestone, which is already active in your state, is especially for the production of high-level tires. I mean, high-age tires and fuel-efficient tires, in response to the growing sales of SUVs in your country. So this is a very symbolic investment announcement, and as you said, this part of your state is located at the center of India, and as we see the increasing investment in this region, we can now think of establishing another office in India. But we have to see how the investment and the evolution of Japanese-Indian relationship will continue to grow in this day. So I don't say no, but we have to say we're looking very forward to seeing the another, as I say, commitment in India. बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत और जापान के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जापानी कंपनियाँ और अधिक निवेश कर रही हैं अभी भारत में। और जैसे कि आपने कहा, ब्रिजस्टोन एक ऐसी कंपनी है जो पहले से ही मध्य प्रदेश में मौजूद है, और मुझे सुनने में आया कि वो अपना निवेश और अधिक बढ़ाएंगे इंदौर में, और ये उच्च स्तरीय टायर बनाने के लिए एक नया कारखाना खोलेंगे जो कि ईंधन दक्ष भी होगा। खासकर से आजकल भारत में एसयूवी की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको देखते हुए वो नए किस्म के टायर का उत्पादन करने की भी सोच रहे हैं, उसके लिए अधिक निवेश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक सिंबॉलिक निवेश की घोषणा उन्होंने की है, जो कि बहुत दर्शाता है उनकी रुचि को भारत में निवेश करने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि भारत का दिल तो मध्य प्रदेश में है ही, लेकिन हमें भी ये देखना पड़ेगा किस तरह से आज आगे बढ़ के जापानी कंपनियां और अधिक निवेश करती हैं भारत में, और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में। और उसको देखते हुए हम देखेंगे, और उस हिसाब से हम अपना कार्यालय और शायद मध्य प्रदेश में खोल सकते हैं। तो अभी है नहीं, मैं मना नहीं कर रहा कि हम नहीं खोलेंगे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कैसी प्रवृत्ति है आगे जापान से निवेश में। पर हम बहुत ही उत्सुक हैं और अधिक निवेश के लिए। भारत में जापान की 1400 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं। इन कंपनियों को अपने देश से जोड़ करके खासकर आर्थिक स्थिति, उद्योग क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को लेकर के हम साझा रूप से कार्यक्रम प्रचार प्रसार निवेश के आयोजित कर सकते हैं, जिसमें जेठो बड़ी भूमिका निभाएगा। सेमिनार कर सकते हैं ताकि हमारी बातों को हम अच्छे से समझा सकें। खास करके हमारे यहाँ जेठो के माध्यम से आईटी, फिनटेक, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो कंपोनेंट, एनर्जी, माइनिंग आदि सेक्टर में हम जिस प्रकार से इंडस्ट्री के लिए प्रकार के निवेश के विशेष पैकेज दे रहे हैं, ये बातें जो पहुँचेगी तो उससे लाभ भी हमको मिलेगा। जापान की कंपनियाँ भी इस तरह से इसको अच्छे से कवर कर सकती हैं। हमें इंडस्ट्रियल हाउसिंग, कॉलोनियाँ, कस्टमाइज विशेष पैकेज और कई प्रकार के हम जापानी उद्योग को बढ़ाने के लिए ऐसे कई से विशेष पैकेज की बात भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जापानी कंपनी अपने हित के लिए भी और देश के साथ, भारत के साथ निवेश का प्रस्ताव ठोस रूप में आता है। すでに今インドには1400社ぐらいの企業が入っているわけですが、ぜひとも既存すでにインドに進出する会社もマディアプラデシュと何らかの連携が持つように、いろいろ力を入れていただければというふうに思っています。我々としてはですね、特に今後ジェトロと一緒に力を合わせてもっとですね、マディアプラデシュの魅力を発信できるようにいろんな活動ができればと思って
ば、いろんなその啓発活動の中にはセミナーですとか勉強会といったことがあるかと思いますが、とにかく日系企業に対して説明をその説明ができる、機会を設けてあげるというのは、一つの手かと思いますので、そういった活動の中には、ジェトロの、役割というのは大変重要だと思っています。IT、フィンテック、医療機器、などといった事業、あと、エンジニアリングもそうですし、鉱山、といった、各その産業別の、インセンティブや、支援が、マタバデシュとしては可能ですので、お互いに有益な、状況を作ることができればというふうに、思っています。インドは特にその日本人が住みやすいのはその工業団地近くの、例えばジャパンタウンシップみたいなものも検討可能ですので、日本の産業はより、マジャバディッシュに、投資できるためにはカスタマイズされた特別なパッケージ、特別な、企画スキームなどを検討も、可能かというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。Thank you very much. I think in this regard, the Investors Summit planning at the end of next February would be a very good occasion to promote your state to the Japanese existing companies in India. So we will cooperate with you for the success of this forum in order to invite more and more Japanese companies to this center. उसी अगर संबंध में मैं कहूँ तो अभी जो फरवरी में होने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, हाँ जी, ये एक बहुत ही अच्छा अवसर होगा जहाँ पे हम मध्य प्रदेश के बारे में अन्य जापानी कंपनियों को और बता सकेंगे, और इसके लिए हम जितना सहयोग कर सकते हैं ताकि और अधिक से अधिक जापानी कंपनियों को पता चले कि इस तरह का इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हम अपना हर संभव प्रयास करते रहेंगे इसके बारे में और जानकारी बढ़ाने जो उनकी आजीविका को हम और उच्च स्तर का बनाए और इसको उच्च गुणवत्ता वाली बनाए, ये हमारा उद्देश्य है। और उसके लिए हम जो जापान की सरकार को नीति आधारित जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो हम प्रदान करते हैं एकत्र होकर के। इसके अलावा जो हमारे जो निजी क्षेत्र के जो आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें अन्य देशों की जो सरकार संबंधी संस्थानें हैं या अन्य देशों के जो आर्थिक संगठन हैं उनके साथ हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना भी हमारा काम है। 日本とインドは自由民主主義、法の支配などの普遍的価値を共有する重要なパートナーであり、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、グローバルサウスのリーダー的存在であるインドとの連携は不可欠であると考えています。 और हम समझते हैं कि भारत और जापान दोनों ही कुछ साझा मूल्यों में विश्वास करते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र, और ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है भारत। और हम फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भी हुआ था, एक मुक्त और खुला हिंद प्रशांत महासागर, इन सभी हम अवधारणाओं पे विश्वास करते हैं। और इस क्षेत्र में एक बहुत ही नेतृत्व करने वाला देश जो भारत है उसके साथ हमारे संबंधों को बनाए रखना और प्रगाढ़ करना, मजबूत करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 経団連ではこれまで、日日首相の相互訪問に合わせてインド工業連盟 CII とともにビジネスリーダーズフォーラムを開催をしてまいりました。次回はモディ首相が訪日されるとお伺いしていますので、それに合わせて東京での開催が見込まれていまして、経済界同士も引き続き緊密な連携を継続できればと考えています。 तो जो केदारनाथ है इसमें तक जितना भी जापान और भारत के बीच में जब भी कोई नेता जो हमारे देश के नेता हैं वो एक दूसरे के यहाँ पे जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो भारत की CII है, इनके साथ हम मिलकर के एक बिजनेस लीडर्स फोरम का आयोजन करते हैं। हर वर्ष इसका आयोजन होता है और हमें बताया गया कि इस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा होगी जापान में, तो उसके साथ उसी समय हम टोक्यो में CII के साथ में एक बिजनेस लीडर्स फोरम का आयोजन करेंगे। तो इसी तरह से हम साथ मिलकर के भारत और जापान के जो आर्थिक क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां हैं, संगठन हैं, उनके साथ मिलकर के एक दूसरे की जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, इन्हें और प्रगाढ़ करते रहते हैं।
マディアプラデシュはデリー・ムンバイ間産業大動脈構造を構成する州の一つでありまして、産業物流上の要衝となっています。加えてインドで2番目に大きい州面積および豊富な天然資源を有しており、電力などの基礎インフラを低価格で安定的に供給することが可能だと承知をしています。हमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश जो है वो एक ऐसा राज्य है भारत में जिसमें कि DMC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, DMIC, ये मध्य प्रदेश से ही निकलता है। और हमें पता लगाया है कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है उनका काफ़ी विकास हो चुका है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा भूगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन में भी बहुत ही समृद्ध है। और हमें ये भी बताया गया है कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बिजली की लागत बहुत ही कम है और बहुत ही स्थिर रूप से बिजली का वितरण होता है। その一方で進出している日本企業は多くはないというのが現状であります。今般首相自らがご来日されて日本企業とのパートナーシップ強化に特別のご配慮をいただいていることを大変心強く感じております。और इतना सब होने के बावजूद सच्चाई तो ये है कि अभी बहुत सारी जापानी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में ज़्यादा उन्होंने निवेश नहीं किया हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जापान व्यक्तिगत रूप से यहाँ पधारे हैं और वो जापानी कंपनियों के साथ साझेदारी में बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, इसमें काफ़ी बल दे रहे हैं। इसके लिए हमारे लिए ये बहुत ही प्रोत्साहन की बात है। この機会に周辺の主要都市や港湾へのアクセスの良さ、安定した基礎インフラの供給体制が整っているということをはじめとするマディア・プラデシュ進出に関わる利点が認知されますと、今後日本企業との経済関係、これがさらに強化されることと確信をしています。और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमें पता चला है कि मध्य प्रदेश में एक बहुत ही स्थिर और जो मूल अवसर रचना है वो पहले से ही है और जो इसकी नीतियां हैं ये ही उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे जापानी कंपनियों को इन सारी जो फ़ायदे हैं मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उन्हें पता चलेगा, निसंदेह जापानी कंपनियां भी और मध्य प्रदेश में अपना कारखाना और अपने काम को लाने के लिए उत्सुक होंगे। 本日は日本企業に期待されていることなども合わせてお話を伺えればと考えています。 और मुझे बहुत ही खुशी होगी कि आज की हमारी वार्ता में आप मुझे ये बता सकें कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं जापानी कंपनियों के प्रति वो किस तरह की हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ही मददगार रहेंगे, लाभदायक रहेंगे। 最後に今回の訪日が実り多いものとなることを記念をしております。ありがとうございます。 और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मेरी प्रार्थना है कि इस बार की आपकी जापान यात्रा बहुत फलदायक रहे। Thank you. मैं अपनी ओर से आज की इस बैठक में यूजी फुकावा अध्यक्ष दक्षिण एशिया समिति किरण नरेन पूर्वी जापान रेलवे कंपनी के अध्यक्ष के साथ में बैठक कर रहा हूँ। मैं इस बात को समान रूप से महसूस कर रहा हूँ कि हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो मुझे लग रहा है कि जिनके साथ मेरी बात हो रही है वो निश्चित रूप से उस बात का उतनी वैचारिक अनुकूलता के साथ स्वागत कर रहे हैं जिसकी मुझे अपेक्षा थी। जब हम हमारे विचारों को साझा करते हैं तो परस्पर एक दूसरे की भावनाओं की सकारात्मकता पे भविष्य की इमारत बनती है। मुझे इस बात का संतोष है कि व्यापार व्यवसाय से भरे बड़ी संभावना वाले प्रदेश में जापान के एक अच्छे सक्षम उद्योगपति जो न केवल अपने व्यवसाय में बल्कि बड़े व्यावसायिक समूह के ग्रुप के अध्यक्ष हैं। खासकर के रेलवे से जुड़े पार्ट के आपकी कंपनी जिसमें काम कर रही थी रेलवे का हमारे यहाँ बड़ा अच्छा भी और अभी भी बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में भी है क्योंकि आपने एक भारत के अंदर ही बुलेट ट्रेन के लेकर के एक अच्छी शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे यहाँ रही थी।
बाकी राज्यों के समान ही मध्य प्रदेश में भी रेलवे की बड़ी संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी एक बहुत बड़ा भौगोलिक राज्य है, जैसा आपने पूर्व में कहा है। तो हमारे भी जो नज़दीक के शहरों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सांची ऐसे कई शहरों में इस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी पास से होते हुए आप बड़े पैमाने पर बाहरी और लोकल यातायात की दृष्टि से बड़ी भूमिका की, खासकर आपने माल ढुलाई, बस, हवाई, केबल, टूरिज्म, विज्ञापन, रियल एस्टेट, सभी क्षेत्रों में जब आप जो काम करते हैं तो ये ऐसी सभी संभावना वाला मध्य प्रदेश है जहाँ हम ありがとうございます。本日は深さんというのは本当に特別な存在だというふうに思います。 हमारे बीच में दुनिया के कई देश और कई संस्कृति है, उनकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, उनके अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति दुनिया से हटके क्यों है, कैसी है? तो भारत की संस्कृति हजारों साल से कभी किसी देश पे आक्रमण करने की नहीं है। हमने किसी के देश की सीमाओं का समापन करके अपनी सीमा में मिलाने का कभी संकल्प नहीं किया। जो जहां है आनंद में रहे, जैसा रहे आनंद में रहे, लेकिन न तो कब्जा किया, न हड़पा, न लूटा, न खसोटा। लेकिन हमने अपनी बात कही कि हम अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस रूप में बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से बढ़ना चाहते हैं? तो बढ़ना चाहते हैं विश्व गुरु की तरह। और विश्व गुरु जब बोलते हैं तो जो समझते हैं वो समझते हैं। राजदूत साहब ने भी तुरंत सब पकड़ ली थी बात कि हमारे यहाँ गुरु कहते ही केवल हम अपने कर्मकांड से गुरु को नहीं जोड़ते। गुरु का अगर संधि विच्छेद करो तो आगे वाला शब्द गु मतलब अंधेरा, और रू का अर्थ है प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग ने गुरु शब्द है। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग मतलब भारतीय मार्ग है। तो हमारी अच्छाइयों को हम अपने प्रकाश से आलोकित करना चाहते हैं। तो आप तो खुद सूर्य देश में बैठे हो, इससे अच्छी क्या बात है? जापान का तो राज चिन्ह ही वही है, जिसके आधार पर हम अपनी संस्कृति को और नजदीक पाते हैं। मैं कल बता ही रहा था कि हमारा अशोक चक्र और यहाँ का जापान के झंडे में के राष्ट्र ध्वज में लगा हुआ सूर्य चक्र, ये दोनों एक समानता है। सूर्य भी आलोकित रहता 24 घंटे। कोई कहता सूर्यास्त हो गया, वो हो गया, सूर्यास्त कभी नहीं होता, वो तो पृथ्वी की दिशा बदल गई। सूर्य तो जहां वहां आलोकित ही है। इसी प्रकार से अशोक के 24 चक्र 24 घंटे चलायमान दिखते, वो आलोकित ही होते, उनको कौन बिगाड़ता है, उनको कौन रोकता है? और उसी प्रकार से हमारे लोग भी आज के इस दौर में जब अपन यशस्वी प्रधानमंत्री के काल में बात करते हैं तो भारत में भी वो सब संभावना लगी, वो सब बातें हैं। और आप देखो बदलते बदलते एकदम से कहाँ हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गए, और 5वें नंबर पर आकर के अब हम सब किसी के लिए राह में मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर संख्या का, संसाधन का, व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ध्यान में तो आएगा ना कि हमारी इतनी बड़ी आबादी, इतने प्रकार की अनुकूलता है, उन अनुकूलताओं के बावजूद भी जैसे जापान के लिए बधाई देना चाहेंगे, आबादी कितनी है लेकिन आर्थिक व्यवस्था में कितनी अच्छी जगह पे। जर्मनी की आबादी कितनी है लेकिन आबादी की बजाय आर्थिक रूप से कैसे अच्छी जगह पे। तो हमारे लिए आज का समय इस रूप में है कि हम अब बदलते दौर में भारत की ताकत को भी पहचानें। तो ऐसा कहते हैं कि जब अगला कदम बढ़ाना रहता तो एक कदम तो जमाना पड़ता है, दूसरा उठता है। तो वह आपका कदम जमा रहे, मैं इसीलिए बोलने आया हूं कि आपका कदम हिलना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश या अपने देश से भी जुड़ा रहना चाहिए। हमारे लिए अगला कदम आपके माध्यम से आप जहां हैं वहां भी अच्छे से रहें, उस आनंद में भी रहे, इसमें कोई मना नहीं। यहाँ के प्रति भी वफादार रहे। यहाँ हमारा जो काम जमना चाहिए, लेकिन काम को फैलाना है तो हमारे लिए अब संभावना के लिए कहीं और दिमाग मत लगाना, केवल हिंदुस्तान में लगाना। ये निमंत्रण देने भी आया हूँ, अपनी जड़ों से जुड़ने की तरफ चलना है। और जड़ों से जुड़ करके हमको अपने देश की प्रगति से
न केवल उसमें अपने योगदान देना है, बल्कि भावी पीढ़ी को भी हमारे संस्कारों से समृद्ध करना है, उनको उस भाव से अपने साथ रखना है, जिसके कारण से दुनिया में अभी कई ऐसे देश हैं जो भारत की ये छोटी छोटी बातों को भी समझ नहीं पाते। बहुत सारे प्रकार से भारत के ऐसे कई रहस्य, उसमें परिवार परंपरा भी है, कुटुंब परंपरा भी है, संस्कार परंपरा भी है। इन सारी बातों को समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको भारी नहीं करूंगा। आप जरा आज विनोद के उसमें आए हैं, थोड़ा अपने लिए आनंद के लिए इस मौका का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि आप मध्य प्रदेश में, जब मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आया हूं, तो मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा कि पहला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से जो यहाँ आया है, तो मुझे लगता है देर हो गई, थोड़ी माफी चाहता हूं और जल्दी आना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा है। जब यहाँ आए तो बहुत सारे प्रकार से आकर के काम किया है। एक काम ये भी किया है कि हमने कहा जापान के कई लोगों से, कई निवेशकों से बात करके ये भी बात हमने शेयर की कि भाई जापान में आर्थिक रूप से समृद्धि है, जापान की बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत सारे प्रकार से जीवन शैली अच्छी है, बहुत अच्छी संभावना भी है, लेकिन जो भारत की या मध्य प्रदेश की अच्छी संभावना है उससे तुलना करो तो एक दूसरे के पूरक है। हमारे पास आबादी है, यहाँ आबादी की कमी है, अच्छे तकनीकी रूप से दक्ष लोगों की कमी है, या तकनीकी छोड़ो तो सामान्य काम करने वालों की भी कमी है। तो हमारे पास में एक तो मेन पावर जो है, इस मेन पावर को केवल भाषा सिखा करके भी हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। तो जो अभी आपकी संख्या कम दिख रही है, लगभग 50,000 बताया मुझे, 50,000 है ना, तो 50,000 से कब 1 लाख हो जाएगी पता ही नहीं चला, और 1 लाख से 1 करोड़ हो जाए उसमें क्या दिक्कत है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी कौन से एरिया में वो 7,000 वाला आबादी का सबसे बड़ा इलाका, खुश होते रहते हैं, है ना? तो ऐसे आज मैं जितने निवेशकों से मिला, उनने सबने कहा कि साहब आप तो सब दूर से भेजो, जहां से भेज सकते हो, हमारे सब द्वीप में इतनी आबादी है तो मजा आएगा, कोई परेशानी किसी को नहीं है। क्योंकि ये भारतीय लोगों की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि उनके जीवन में वो तन से, मन से और सब प्रकार से प्रसन्न रहने की कला उनको आती, तो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। उस एडजस्ट होने की बात के आधार पर ही हर जगह उनका स्वागत होता है। मैं आज जब यहाँ आया हूँ तो मान के चलो, जब मैं कोई बात कर रहा हूँ तो जापान में आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, लगभग 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। ये भी सुन के आनंद आ गया। उसमें HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, आयो, ये जो अपने मान के चलो कि कौन सी कंपनी अपने यहाँ कम पड़ रही है, लेकिन ये भारतीय कंपनियों से जुड़ करके भी यहाँ काम कर रहे हैं लोग। ये भारतीय कंपनियां तो है, इन्फोसिस, महिंद्रा, टाटा स्टील, तो ये भारत की जापान से, विदेश से अपनी जड़ों को जोड़ करके अब भारतीय कंपनियों भी मल्टीनेशनल कंपनियों के रूप में बदल गई। और इसलिए वो गया जमाना जब हम केवल किसी और कारण से किसी और की तरफ देखते थे। हमको भी अपना गर्व होता है कि हमारे साथ जुड़ करके, परस्पर एक दूसरे पे पूरक होकर के, एक दूसरे का साथ दे करके, इस तरह की ताकत हम बन रहे हैं। और खासकर जापान में भारतीयों के, प्रवासियों के स्वामित्व वाले आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक और विनिर्माण में भी आपने अपना प्रमुख स्थान बनाया। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और आज भी मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, जिसमें इन सेक्टर की संभावना भी मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश जब मैं बोल रहा हूँ तो केवल मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के बाहर वालों के लिए भी बोल रहा हूँ। क्योंकि जब जापान में झंडे फहरा सकते हैं तो मध्य प्रदेश तो अपने देश का एक हिस्सा है कि नहीं? हमारे लिए मध्य प्रदेश की विशेषता है। मध्य प्रदेश पूरे देश का दिल है, और पूरे देश का दिल है तो वो हमारे जो, अगर शरीर धड़कता है तो आप बताओ, शरीर से दिल निकाल दो, धड़क सकता है क्या? ये निश्चित रूप से उसका हिस्सा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहीं भी जाओ, आज किसी भी राजमार्ग से जाओ तो हमारा मध्य तो मध्य में आएगा ही ना, वो उससे कैसे बाहर जा सकते हैं? तो मैं मान के चलता हूँ ये केरल वालों के लिए भी उतना ही महत्व का है जितना महाराष्ट्र वालों के लिए, और गुजरात वालों के लिए भी उतने ही महत्व का है। और कई कारण से आज के दौर में तो भारत और आनंद में डूबा है और उसकी आत्मीयता बढ़ रही है। आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमको जापान में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो जय जय श्री राम।
तो भगवान देखो, आप अपने आप ही आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हमने क्या करा? हमने तो सब कानून कायदे का ही पालन करा। बदलते दौर में आज के समय में भारत अगर सीना तान करके खड़ा हो रहा है तो उसमें ये स्वाभिमान भी है कि हाँ, हम अपने सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन उससे बड़ी गर्व की और क्या बात है? उससे बड़ी गर्व की ये बात है कि अपनी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने सबसे समृद्ध काल में जी रहा है। लोकतंत्र का मतलब शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर हमारी समृद्ध सबसे बड़ी ताकत क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बना हुआ मंत्रिमंडल और समर्थ मंत्रिमंडल, जो अपने सभी समस्याओं को भी जानता है, समस्या के समाधान भी जानता है और समस्याओं के समाधान के लिए निराकरण करने वाली सर्वोच्च न्यायालय संस्था है। उस संस्था की इज्जत बचाए रखने में भी हमारा लोकतंत्र सक्षम है। ये इतना बड़ा उदाहरण है, केवल आप में से कई लोगों की आंखों के सामने गुजरा होगा। बहुत कम लोग होंगे 20-30 साल से कम वाले, अधिकांश लोगों के सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 1984-85 में भी फैसला दिया था, लेकिन हमारी राजसत्ता कमजोर थी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदलना पड़ा था 3 तलाक वाले घटनाक्रम से। लेकिन आज के समय में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो पूरे देश ने, क्या हिंदू क्या मुसलमान, मतलब कितनी अच्छी बात लगती है कि वो जो सज्जन जिनने 75 साल तक अयोध्या के खिलाफ, अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ा और उनने एक ही शर्त रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो हम भी खड़े हो जाएंगे। और ये कितना अच्छा रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि वो खुद भी भूमि पूजन में मौजूद थे। जब भगवान रामलला अपने गर्भगृह में मुस्कुराए तब भी वो मौजूद थे। तो ये उनका मौजूदगी का जो कारण है, वो कारण क्या है? वो कारण अपने पूरे देशवासियों को गर्व करने का है। कई कारण से अतीत में कई बार इसी कारण से आजादी के बाद अपने बीच में धर्म के आधार पर झगड़े करवाए, जिन जिन के जो जो स्वार्थ थे उनके कारण कराए। लेकिन आज देश समर्थ होकर ये बात को समझ गया कि नहीं, हमको अपनी व्यवस्थाओं पे विश्वास करना है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो आप बताइए, कोई कील भी गिरी क्या? किसी को तकलीफ आई क्या? कभी भी कोई परेशानी आई क्या? इतना बड़ा देश, इतने प्रकार से उसकी चिंताएं रहती, लेकिन न केवल राम मंदिर में बल्कि कोविड के समय भी वही आनंद रहा। कोविड जैसे समय पे अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चैलेंजिंग था, लेकिन कोविड के समय में यहाँ तो लॉकडाउन नहीं हुआ। आप तो इतने समर्थ देश में थे, फिर भी यहाँ लॉकडाउन करने में भगवान की एक अलग कारण से बच गए, अलग बात है। क्वारंटाइन किया, कुछ आवश्यक सावधानी रखी, लेकिन जापान जैसे कम आबादी के देश में भी लॉकडाउन को लेकर के इसको छोड़ा गया था। जापान में लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन भारत जैसे देश में आप बताओ, कोई सोच सकता था? और क्या क्या बंद नहीं किया। कभी कभी तो मैं भी सोचता हूं कि भगवान ने अच्छा करा उस समय, लेकिन आपने बंद क्या क्या कर दिया। रेल बंद, बस बंद, सब प्रकार की व्यवस्था, आवागमन बंद। मैं मंत्री था उस समय, तो मैं भोपाल से उज्जैन इंदौर निकलता, पूरा रास्ते पे सन्नाटा। शुरू में तो हमने भी बोला कि भैया चाय पोई की दुकान तो खुलवा दो, रास्ते में चले तो 4 घंटे तक कोई मतलब ही नहीं जाने आने का, पानी पिलाने वाला भी नहीं मिल रहा है, कोई नहीं, सब साफ सुनसान सन्नाटा। ये जो हमारे सारे पहिए जाम, कोई कुछ नहीं। फिर 1 आध महीने 2 महीने बाद पहली बार देखा कि ट्रक से केवल जिनको अपनी परिवहन करना था उसको बड़ी मुश्किल से, वो भी केवल जीवन उपयोगी चीजों को लेकर, और तो और आकाशवाणी के गाने तक बंद कर दिए। गाने में क्या दिक्कत है, मैं तो आज तक नहीं समझ में आया। अरे गाने ही तो बज रहे थे रेडियो में भी वो बिल्कुल लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन, ऐसा लॉकडाउन तो पहली बार देखा कि जो जहां सब बंद कर दो। तो ये वाकई, लेकिन देश ने उतनी कठिन परिस्थिति में भी रास्ता निकाला। इतनी बड़ी आबादी को मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। नरेंद्र मोदी जी का ये जो भाव था, बोलने वाले भले बोले जो बोलना हो, लेकिन ताली बजाई, थाली बजाई, पर सबको सुरक्षित तो रखा ना। हमारी तो कठिनाई ये थी कि इतने हॉस्पिटल ही हमारे पास नहीं थे, इस प्रकार के प्रबंध नहीं थे, तो करते क्या, कैसे बढ़ते। मुझे मालूम है कि मैं अपने प्रभार का जिला, मेरे पास उज्जैन था,
तो उज्जैन के आसपास का उदाहरण दूंगा तो पूरा प्रदेश समझ में आ जाएगा या देश समझ में आ जाएगा। अब उज्जैन हमारे संभाग के रीजनल स्तर पे जार साहब वो सेंटर में है। अब सेंटर में होने से हमारे जिले के जितने भी लोग हैं 90% सब उज्जैन में इलाज कराने आते थे। तो उनकी तहसीलों में कोई इसके प्रबंधन नहीं थे कि कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो वेंटिलेटर नहीं, बाकी व्यवस्था आईसीयू एक भी नहीं थे। अब जब हमको पहले दौर के बाद दूसरे में लगा कि और बढ़ेगा, फैलेगा, खतरनाक है, तो हमने कहा कि भाई जरा, मेरा एक मित्र विधायक थे महिदपुर में, तो हमने कहा आप भी अपने थोड़ा हॉस्पिटल के प्रबंधन कर लो टेम्परेरी। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई बीमारी नहीं है, यहाँ कुछ होते ही नहीं है। क्यों? तो मैंने कहा मेरी जानकारी में था। मैंने कहा क्यों, महिदपुर में क्यों नहीं जरूरत है? बोले यहाँ कोई नहीं, यहाँ से जितने सब उज्जैन में भर्ती होते तुम पढ़ाओ वहाँ पे, हमको क्या लेने देना। मैंने, आप कल्पना करो विधायक साहब कि उज्जैन की बाउंड्री पर नो एंट्री का बोर्ड लगेगा और आपके मरीज को अगर महिदपुर से बाहर नहीं जाने को जगह मिली और वो तड़फ के मरेगा तो आप उस दिन की कल्पना करो। तो बोला अच्छा ऐसा भी हो जाएगा क्या, उज्जैन में पूरी जगह भर जाएगी? क्योंकि अंदाजा ही नहीं था लोगों का। तो ये सब दूर हुआ था कि जहां कोई बस स्टैंड, उनके बस स्टैंड में था, हमने बस स्टैंड को आपातकालीन हॉस्पिटल के रूप में उसको उनकी वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की लाइन वाइन डाल डूल करके वहां प्रबंधन कराया। कैसे करके भी जान बची, ये वो कठिन दौर था। अभी आज दोहराना थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन इतना ही कह रहा हूं कि ये बदलते दौर में भारत ने अपनी सब तरफ से अपनी सारी चुनौतियों को पार किया है। अब पार करने के लिए जब अमृत काल का संकल्प है माननीय मोदी जी का कि अपने लिए, अपनी पीढ़ी के साथ अपन ने जिस दौर में आए वो स्वाभिमान की दौर है, ऐसे में सब प्रकार के लिए अब ये मैं आज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से इनने बताया नहीं, कई सारी चीज़ों में रेडीमेड गारमेंट्स के लिए मध्य प्रदेश की यूनिट ने आज अपने यहाँ जापान के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे धनी आदमी, क्या नाम था उनका, है यूनिक है ना। अब वो 75 की साल की उम्र में भी, हम कोई कारण से लेट हो गए तो 40 मिनट भी लेट होकर के, लेकिन वो मिल के गए और बाकायदा होमवर्क करके आए थे। वो इतने पक्के वाले थे कि वो रेडीमेड गारमेंट्स का उनका पूरे देश में, दुनिया में बड़ा कामकाज है। और चूंकि उनने अपने ढंग से सबका अध्ययन किया, चीन जैसी जगह पे भी उनके 3000 से ज़्यादा आउटलेट, उनके बहुत सारी प्रकार की दुनिया भर में बड़ा उनका अपना कामकाज फैला हुआ है। फिर उनने और बताया कि मेरे एक साथ वाले, उनका भी ये काम है, लेकिन वो थोड़ा सा केमिकल के और दूसरे काम भी कर रहे हैं और बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। बोले मुझे इस बात का भरोसा है कि इसमें सबसे अच्छी संभावना भारत में और मध्य प्रदेश में, तो मैं आपके यहाँ के बारे में विचार कर रहा हूँ, तो मैं तैयारी करके आया हूँ, होमवर्क करके आया हूँ। हमारे से ज़्यादा वो जान रहे थे हमको। फिर हमारे लोगों ने अपनी बात करी, समझाने का प्रयास किया। अब जब उनको एक बात पूरी समझ में आई और उस पर तो पहले ही हमसे ज़्यादा समझ के वही तैयार बैठे थे। फिर हमारे पीएस ने कहा कि जरा वो साथ में एक और आए, वो केमिकल का काम करते हैं, तो इनने कहा जरा केमिकल पे भी हमारी पॉलिसी है ये वो। तो उनने रोक दिया, ठहरो ठहरो ठहरो, एक जगह से ध्यान मत भटकाओ, जिधर आ रहा हूं उधर ही आने दो, पहले इसी पे चलो, दूसरा धाई में मत करो। ये बिजनेस का तरीका है। इसको अपने यहाँ बोलते हैं ना, आधे मिले न पूरी, क्या बोलते हैं, आधे मिले न पूरी पावे। मालूम पड़ा कि जो है वो भी जाएगा। तो बोले आप तो एक ही लाइन पर हो, जो हो सकता है उसी पे बात करो। तो जो वो 75 साल की उम्र में भी अभी इतने उत्साह और उमंग के साथ भरे पड़े और अपने देश की इन सारी बातों को जानते समझते हुए व्यापार व्यवसाय के रास्ते निकाल रहे हैं। तो अब उस उम्र वाले भी निकाला तो अच्छी बात है, पर बाकी लोग तो अपने को पहले समझ में आना चाहिए कि ना आना चाहिए। इस उम्र में तीसरे देश जाकर के वहां अपनी बिजनेस की संभावना ढूंढ के खड़े हो रहे हैं और इस बात में विश्वास कर रहे हैं। तो आज अपने बीच में एक इतना अच्छा मौका है कि जब हम अपनी सारी पॉलिसियों को बता रहे हैं। अब ये बताओ, कभी रेडीमेड गारमेंट्स की पॉलिसी का के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी आप में से यहाँ जितने लोग भी काम कर रहे हैं, ये बहुत धनी देश है, संपन्न देश है, सक्षम एजेंसियां है, लेकिन आपको कोई यहाँ किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो प्रति व्यक्ति सरकार के द्वारा इंसेंटिव कोई पैसा दे रहे हैं यहाँ पे, सरकार के द्वारा किसी भी एजेंसी को, किसी व्यक्ति को मिल रहा है यहाँ पे। आप तनख्वाह पारोगे 15,000, 20,000, 50,000, तो लेबर को लेती है ना।
देखो, अब आपको मैं बता रहा हूं, अपने यहाँ भारत में मध्य प्रदेश के अंदर अगर अपना कोई परिवार का बच्चा रेडीमेड गारमेंट्स, अकेले उज्जैन के उदाहरण देता हूं, ये हमने प्रदेश भर में किया है, वो रेडीमेड गारमेंट्स पे कपड़े को केवल सिलाई मशीन पे सीने के लिए बहनें आएगी काम करने, तो मान लो 12,000 15,000 तनख्वाह है, तो मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपया प्रति लेबर को 10 साल तक देने की गारंटी दे रही। काम कर रहे हैं फैक्ट्री वाले के यहाँ, पैसा कौन दे रहा है? सरकार दे रही। फैक्ट्री वाले का काम, फैक्ट्री का वो अपना प्रोडक्शन से, उत्पादन से कमाए खाए, वो अपना काम करे, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे रोजगार पर एक इंडस्ट्री चलाए। इसके पीछे भाव क्या है कि केवल मशीनीकरण से काम नहीं चलेगा, मशीनीकरण के पहले रोजगार चाहिए। तो रोजगार परक ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए ये सेक्टर में बता रहा हूं, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स में, और केवल इसमें 5,000 रुपये लेबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम वो जमीन की रजिस्ट्री करा रहा इंडस्ट्री की, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी की छूट दे रहे हैं। बिजली अगर कमर्शियल 8 रुपए में पड़ रही, तो हम 10 साल तक 4 रुपए में दे रहे हैं। एक से सब मिला करके वो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में 200% की छूट दे रहे हैं, 100 तो कम पड़ रहा है। अब बताओ, इससे बड़ी कोई बात होगी क्या? तो आज के समय में लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कितने प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। ये एक उदाहरण बताया, ऐसे सब प्रकार की चीजें मैं बहुत सारी बता सकता हूं। तो ये वर्तमान के समय में हमारे पास जो हाथ में है, उस हाथ में होने से ज्यादा अपने दिमाग में है। तो दिमाग का उपयोग करते करते, हल्दी तो ज्यादा ही खाते हैं भारतीय, सबको समझ में आती है, पेट भी सही रहता, दिमाग भी चलता है। ये अपना आयुर्वेद का नुस्खा घर पे जो आता है, परमात्मा की दया से बदलते दौर में ये सारी बातों की बहुत अनुकूलता है। ऐसे हर सेक्टर में कोई सेक्टर नहीं बच रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में अब हमने तो ये प्लान कर लिया है कि हमारे, आपको एक आंकड़ा बताऊंगा अभी, जिस पे हमने टेंडर लगवा दिया। हमारे पास 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से लेकर 2004-5 तक अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही, तो कुल 5 मेडिकल कॉलेज हमारे पास थे। कितने थे? 5। लेकिन जैसे हमारी सरकार 3-4 बनी, पहले उमा जी की, फिर बाबूलाल गौर की, और बाद में शिवराज जी की, तो हमने ये 20 साल, मतलब 2023 में जब मेरी सरकार, अपनी ये सरकार ने दायित्व लिया, तो इसमें 14 तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए और 13 प्राइवेट हो गए। तो 14 और 13 कितने हो गए? 27, और 3 हमने लोकार्पित कर दिए। तो ये एक तरफ पूरे 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज, और कहा 20 साल में 30 मेडिकल कॉलेज, और 30 के बाद अभी हमने प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज लगवाए। तो उसमें एक नियम ये बनाया कि हॉस्पिटल हम दे देंगे, मेडिकल कॉलेज वो डाल दे। तो जो प्राइवेट पीपीपी मॉडल डालेगा तो 24 मेडिकल कॉलेज 2 साल के अंदर हो जाएंगे। तो अकेले मध्य प्रदेश में हमारे पास 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो आप बताओ, 22 साल में 50 मेडिकल कॉलेज और 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। अब दोनों का तालमेल करके देखो। और ये एक सेक्टर नहीं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर बता सकता हूं। हमारे यहाँ बिजली, अब बिजली के लिए अपनी बात निकलती है, तो बिजली के एक 5 हाउस पावर पे कनेक्शन पे हमको 53,000 की सब्सिडी देना पड़ती। किसान से 7,500 लेते हैं। हमने कहा ये 2-3 साल में वो 7.5 भी नहीं लेंगे, बल्कि सोलर पंप पूरा दे देंगे, पूरा तुम बिजली फ्री रखो, बल्कि मीटर लगा लेंगे। आपके पास ज्यादा है तो सरकार और खरीद लेगी। अब इसके 2 फायदे क्या होंगे? एक फायदा क्या होगा कि जो हमारी सब्सिडी हर साल जाती है वो बंद हो जाएगी, किसान अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। तो इसके चक्कर में हमारी सरकार का लगभग 15,000 रुपए प्रति साल का जो लॉस होता है वो बजट में वो बच जाएगा। तो कुल मिला के कदम कदम पर इतने सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं, इतनी सारी संभावना है। तो मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर ये व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी, देश प्रदेश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी, आपके परिवार में भी बदलाव आने की दृष्टि से भी, बदलते समय में हम सब इनको खुली आंखों से देखें, इसको लागू करें। और इसीलिए आज अपने इन सब बातों को लेकर के अब लीडरशिप का भी काम बदल गया। केवल नेता बनकर के हम हाथ हिलाएं, भाषण दे के चले जाएं, ये समय नहीं है। माननीय मोदी जी के समय का सदुपयोग करना है। तो आज अपने पास दिन भर में इन्होंने भी मेरी बिल्कुल, आज मान के चलो कि चाय पानी के लिए भी नहीं छोड़ा, सुबह से रगड़ रगड़ के इतना जबरदस्त खींचा है। लेकिन इसका भी सुख है कि जब हम लीडर बनते हैं तो माननीय मोदी जी को देखना पड़ता है। आदर्श कौन है? मोदी जी है। और जब मोदी जी आदर्श बनते तो हमारे को अपने देश पे गर्व होता है।
तो जब अपने लिए कोई नेता नेतृत्व करने वाला इतना सेक्रीफाइस करता तो बाकी को प्रेरणा मिलती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम भी अपनी इन व्यवस्थाओं के आधार पर बदलते दौर में, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई बात नहीं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन देश तो आगे बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो हम में से सब मिलकर के अपने देश के लिए भी और जहां रहे उसको भी बढ़ाते रहो, जापान को भी आगे बढ़ाओ, अपना देश भी आगे बढ़े, ये शुभकामना देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for an inspiring address. I now request Mr. तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जापान के टोक्यो से, जहां फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश के आयोजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भारतीय मूल के लोगों से संवाद कर रहे हैं। जापान के टोक्यो से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश के आयोजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भारतीय मूल के लोगों से संवाद कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने 4 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जापान के टोक्यो से देख रहे हैं, जहां फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश का आयोजन के तहत आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भारतीय मूल के लोगों से संवाद किए।